नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप कर ले में। और आज का जो लेक्चर हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज की जो वीडियो है बच्चों वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे मैं डेरिवेशन के हिसाब से बात करूं, चाहे वो मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करूं, आज का लेक्चर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो होंगे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले हम इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ हम समझेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और साथ ही साथ एक टॉपिक हम और भी समझेंगे इसके साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आज की वीडियो के कुछ खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सबसे पहला टॉपिक बच्चों हमारा आता है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हम समझ चुके हैं कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, है ना, ये सब यहां पर आ गया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करके जीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्रूव करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालना है किसके लिए, फॉर द रेट कांस्टेंट, यानी कि जो रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक एक चीज को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे सब बच्चे। चलिए मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आपको मानकर चलना है कि आपके पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं लेट अ रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, लेट अ रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बच्चों क्या बनता है, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, आर से हमने रिएक्टेंट को लिखा और पी से हमने लिखा प्रोडक्ट को। अब ऐसी किसी भी इक्वेशन के लिए अगर मुझे रेट लो इक्वेशन लिखनी है तो रेट लो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यानी रेट कांस्टेंट, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं बात करूं यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा या जो वैल्यू आएगी वो क्या है, जीरो। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन की पावर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, या मैं अगले स्टेप में अगर इसको लिखना चाहूं तो हम यहां पर लिख सकते हैं एन, जो कि एन की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जीरो। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहां पर एन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब जिसकी पावर जीरो हो जाती है उसकी वैल्यू वन हो गई, तो हमारे पास ये वन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में माइनस और डी टी को उठाकर इस साइड पर ले जाएंगे, तो आपके पास क्या बनकर आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के और इनटू में आ जाएगा डी टी। इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी। इसको हम मानकर चलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड से हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों याद रखना है आपको, डी आर का भी इंटीग्रेशन होगा, के एक कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और केवल डी टी का इंटीग्रेशन यहां पर होगा। डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, केवल आर आ जाएगा यहां पर, के अपनी जगह एज इट इज रहेगा, और जो डी टी है उसका इंटीग्रेशन होगा टी प्लस। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी कि जब हम किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ में आती है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है और इसको बच्चों हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक की बात सब बच्चों को समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम मानकर चलते हैं
कि जब टाइम 0 रहा होगा एट t इज इक्वल टू 0, तो जो रिएक्टेंट R है उसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन माने R0 रही होगी। तो अगर मैं t की वैल्यू को 0 पुट करता हूं और R की जगह लिखता हूं R0, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, R की जगह लिखा हमने R0, K हमने रखा एज इट इज, और t की जगह हमने रखा 0 प्लस आ गया यहाँ पर C। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो R0 की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, तो R0 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकते हैं। फिर यहां पर आपको एक लाइन लिखनी है कि हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमारे पास आई है इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। जब हम सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे c की जगह पर, तो आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, आपके पास बनकर आएगा बच्चों r इज इक्वल टू, देखो ये सेकंड इक्वेशन है, r इक्वल टू k इंटू टी, और c की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, c की जगह हम पुट कर देंगे R0। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई सब बच्चों को, क्या आपको ये चीज समझ में आई यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, जो R0 है उसको उठाकर इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई R। अच्छा मैंने एक चीज यहां पर थोड़ी सी मिस करी है, माइनस, तो ये माइनस भी आपको बेटा साथ में लेकर चलना है इसके, ये माइनस हर जगह इसके साथ में रहेगा ये, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो R माइनस R0 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के K इंटू टी के बराबर आ जाएगा। अब मैं अगर माइनस को भी उठाकर इधर ले आऊं तो साइन बदल गए, और साइन बदलने के बाद क्या आ जाएगा, साइन बदलने के बाद आ जाएगा बच्चों R0 माइनस R इक्वल टू K इंटू टी। और अगर मुझे केवल रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे केवल रेट कांस्टेंट निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा R0 माइनस R डिवाइडेड बाई टी। और ये हमने बच्चों यहां पर प्रूव किया है रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये आ गया आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो ग्राफ है हम बच्चों कहां से ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसी से हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे। चलिए मैं ग्राफ बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है, मैं फटाफट से आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। तो इक्वेशन हमारे पास आई थी बच्चों R इक्वल टू माइनस K इंटू टी प्लस R नोट। क्या मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। y का मतलब बच्चों यहां पर हो जाएगा y एक्सिस, x का मतलब होगा बच्चों यहां पर x एक्सिस, m का मतलब हो जाएगा स्लोप, और c का मतलब होगा यहां पर इंटरसेप्ट। क्या मतलब होगा, इंटरसेप्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा अगर आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही हो लेक्चर की, तो आप इसको ना इंटू 2 में या 1.5 में करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है हर एक बच्चे को यहाँ पर समझाकर चलना है हर सारी चीजों को। अगर किसी को लेक्चर स्लो लगता है तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर y यानी कि y एक्सिस पर कौन आया r, x एक्सिस पर कौन है यानी कि टाइम, स्लोप कितना है मेरा माइनस के, और इंटरसेप्ट पर क्या आ गया r नोट। अगर मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं, तो मैं यहां से ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे यहां से। y एक्सिस पर आपके पास आया है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। x एक्सिस पर आपके पास क्या आ गया बच्चों, टाइम यानी कि t रख लिया हमने यहां पर। अच्छा इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट आपके पास r नोट है, तो यानी कि यहां पर आपके पास आ गया r नोट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और स्लोप जो है हमारा वो नेगेटिव स्लोप है, कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसे डिक्रीजिंग दिखाएंगे, ठीक है,
तो ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसको, स्लोप को, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, माइनस के। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के, या आप नेगेटिव स्लोप इसको कह सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों आपके पास इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, जो कि कितना आया, फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। आपके पास फॉर्मूला कितना आया, K इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। आर नोट माने इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर का मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टी का मतलब टाइम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर 1 मिनट रुकेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे। अच्छा, यहां पर हमने ग्राफ बनाना था, जो कि हमने पीछे बना लिया है, तो ऑलरेडी याद रखना इस चीज को, हमने ग्राफ जो है बना लिया है। मैं इसको एक बार चाहे आपको दोबारा बनाकर दिखा देता हूं। इक्वेशन जो है आपके पास आई थी बच्चों कितनी, r इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आर नोट, जिसको हमने कंपेयर किया है किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। और जब मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो मुझे ग्राफ मिला है यहाँ पर, वो मिला है मुझे ये ग्राफ, जहां पर y एक्सिस पर आई है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया। x एक्सिस पर आया है टाइम पीरियड। इंटरसेप्ट मुझे जो है y एक्सिस पर रखना है r नोट, और स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है बच्चों, नेगेटिव स्लोप है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो ये ग्राफ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉल टू ऑफ इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है, उस इनिशियल वैल्यू को अगर हम हाफ कर दें तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी। या और जब हम इसको कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास टाइम है जिसकी वैल्यू टी है, वो टी कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर टी हाफ बन जाएगा। जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि हम मानकर चल रहे हैं कितनी है, आर है, वो किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नोट बाई 2 के बराबर हो जाएगी। अब मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था K इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये मेरा किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये मैंने फॉर्मूला निकाला था अभी किसके लिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए निकाला था बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी की जगह हम क्या रखेंगे, टी हाफ। टी हाफ को उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, टी हाफ मेरा जो आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू आर नोट, आर नोट, और r की जगह मैं पुट कर रहा हूं आर नोट बाई टू। कितना पुट करेंगे, आर नोट बाई टू। तो मैंने यहां पर रखा आर नोट बाई टू और डिवाइडेड बाई आ गया रेट कांस्टेंट। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2r नोट माइनस आर नोट, और 2 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2k। अच्छा, 2r नोट में से 1r नोट अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा बच्चों केवल r नोट। कितना बचा, r नोट, और डिवाइडेड बाई 2k। यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मुझे यहाँ से एक इक्वेशन मिली, मुझे यहाँ से इक्वेशन मिली क्या, कि जो टी हाफ है, यानी कि जो हाफ लाइफ है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। यानी कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन
is directly proportional to the initial concentration of reactant। ये बात आपको यहाँ पर सब बच्चों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आपको याद रखना है इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या याद रखेंगे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आता है एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाफ लाइफ निकालेंगे, यानी कि सेम जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया है वैसे ही हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी करना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसकी भी। चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे इसकी भी। अब यहां पर भी आपको सेम लाइन रिपीट करनी है। हम क्या करेंगे, लेट आ रिएक्शन जिसमें आपके पास एक रिएक्टेंट है जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और अगर मैं यहां से निकालता हूं रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट इक्वेशन लिखता हूं तो किसके बराबर आएगा, K इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। और अब मेरे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू K, और R जो है उसकी पावर कितनी होगी बच्चों, 1। अगर पावर 1 है तो आप इसको उठाएंगे और डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, और फिर सेम तरीके से माइनस और dt को उठाकर आप सेकंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो आपके पास बन जाएगा dr डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपको लिखना है इसमें एक लाइन, वही सेम लाइन, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड से हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा बच्चों 1/r 1/r इंटू dr, ठीक है, इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, और यहां पर इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों कितना होगा, ln x होता है। क्या होता है, ln x। ln जो है वो एक लोगरिथम टर्म है जिसके अंदर इसका इंटीग्रेशन होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और फिर सेम तरीके से यहां पर आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और इक्वेशन नंबर हम इसको क्या करेंगे, सेकंड जो है लेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही लाइन लिखेंगे यहां पर कि अगर मान के चले हम कि टाइम जो है वो जीरो है, एट t इक्वल टू 0, तो r की जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी, वो r0 रही होगी। क्या मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, r की जगह आ जाएगा r0, यानी कि लिखा जाएगा ln r0 इक्वल टू माइनस के इंटू 0, क्योंकि ये t की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0, और प्लस में c। अब यहां पर फिर से k इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ln r0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी c के बराबर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे जहां पर c लिखा हुआ है। तो एक लाइन अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ऑन पुटिंग इक्वेशन 3 इन सेकंड। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बनकर ln r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस
ln r नोट, एक सेकेंड मैं इसको सही से लिख देता हूं, ln r नोट। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ में आया। ln r नोट को उठाएंगे दूसरी साइड पर ले आएंगे तो फिर से माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ln r माइनस ln r नोट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब मैं अगर माइनस को भी उठाकर इधर ले आऊं, अगर मैं माइनस को भी ले आऊं तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, फिर से इसके साइन बदल जाएंगे। ln r नोट जो कि माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस है वो बच्चों क्या बन जाएगा, माइनस, इक्वल टू के इंटू टी। अब अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना हो तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मेरे पास, एक और फॉर्मूला आपको याद करना है, यहाँ पर मैं इसको भी साइड में लिख देता हूं। एक और फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, एक और फॉर्मूला आपको याद करना है कि अगर कभी भी दो टर्म जो है वो माइनस में हो, ln a माइनस ln b अगर लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है ln a अपॉन b। क्या हो जाता है बच्चों, ln a अपॉन b। अब यहां पर भी माइनस में है, यहां पर भी माइनस में है बच्चों, ठीक है, यहां पर भी माइनस में है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको भी सेम तरीके से माइनस में लिखना है, तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर ln r नोट डिवाइडेड बाई r इक्वल टू के इंटू टी। यहां तक आपको सबको समझ में आया क्या? अब मैं फिर से टी को उठाऊंगा, डिवाइड में लेकर आ जाऊंगा, तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड में लेकर आऊंगा तो मेरे पास जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 अपॉन टी ln r नोट डिवाइडेड बाई r। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी फॉर्मूला आपको नोट करते हुए चलना है, आपको हर छोटी चीज पे ध्यान करना है कि अगर कभी भी जो ln है जिसका बेस e है, इसके बेस में क्या है बच्चों, e है, अगर मैं इसको कभी भी चेंज करता हूं log में तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.303 इंटू log बेस 10, log बेस 10। यानी कि मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर मुझे इसको log में चेंज करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मुझे इस वैल्यू को बदलना है तो यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, किस चीज से, मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं, k इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई टी, और ln की जगह अब आ जाएगा log, और ये आ जाएगा बच्चों r नोट डिवाइडेड बाई r। यहां तक बात समझ में आई क्या? ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पर लिख के दिखाता हूं, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूं इसको नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, मेरे पास जो फॉर्मूला आया बच्चों वो क्या आया है, वो मेरे पास आया है k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log r नॉट डिवाइडेड बाई r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए आपको हर एक फॉर्मूले को ध्यान से याद करना है और नोट करते हुए चलना है मेरे साथ में। समझ में आ गया सब बच्चों को? यहाँ तक पक्का सबको समझ में आया क्या यहाँ तक? अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो फिर से मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में। तो हम लिखेंगे यहां पर ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y एक्सिस पर मेरे पास में क्या है बच्चों, वो मुझे निकालना पड़ेगा। पहले मैं इस इक्वेशन को सही से आपको लिख के दिखाता हूं। अगर मैं इसको सही से लिखूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला बनकर आएगा log r नोट अपॉन r, टी को उठाएंगे इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा मेरे पास में k अपॉन 2.303 इंटू में आ जाएगा t, और मैं यहां पर प्लस में जीरो मानकर चल रहा हूं। अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूं अभी क्यों। यहां पर जो y की वैल्यू कितनी है, log r नोट अपॉन r, स्लोप कितना है मेरे पास, k अपॉन 2.303, x एक्सिस पर मेरे पास रखा है टाइम पीरियड, और c यानी कि इंटरसेप्ट अब की बार जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो चलिए इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं एक बार। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो यहां पर जो y एक्सिस की वैल्यू है वो कितनी है, वो है log r नोट
डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, समझ में आई बात। जो एक्स एक्सिस है उस पर रखा है कितना टाइम। इंटरसेप्ट अब मेरे पास 0 है तो हम 0 से शुरू करेंगे इसको, और जो स्लोप की वैल्यू वो कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इसमें इंक्रीजिंग स्लोप बनाएंगे। तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप। कैसा मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप, जिसकी वैल्यू कितनी है k अपॉन 2.303 के बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला ग्राफ हमने ड्रॉ करा है। अब आपको सेकंड ग्राफ भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब सेकंड ग्राफ कौन सी इक्वेशन से बनाएंगे ये भी समझ लो ध्यान से। हमने यहाँ पर जो एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर, यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्या मानते हैं बच्चों, फोर्थ इक्वेशन। इस फोर्थ इक्वेशन के लिए आपको जो है यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं इस इक्वेशन को आगे रख लेता हूं ले जाकर, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन है ln r इक्वल टू माइनस k इंटू टी प्लस ln r नोट। अगर इस इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है तो सेम तरीके से इसका भी कंपैरिजन आपको किससे करना पड़ेगा, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ में। और ग्राफ जब हम इसका बनाएंगे तो ग्राफ बच्चों आपके पास आएगा बनकर इसका y एक्सिस पर कौन है बच्चों, y एक्सिस पर है ln r, ठीक है। x एक्सिस पर कौन है बच्चों, x एक्सिस पर है टाइम। समझ में आ गई बात। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट पर क्या है, इंटरसेप्ट पर रखा है ln r नोट, और स्लोप कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव स्लोप है, यानी कि डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा। और ये जो है बच्चों नेगेटिव स्लोप है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के यानी रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको। तो ये आ गई आपके पास रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ के लिए आपको फिर से सेम चीज याद करनी है। हाफ लाइफ का मतलब जो टाइम है टी, उसको हम क्या मान रहे हैं, उसको हम मानकर चलते हैं टी हाफ। और जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम आर मान रहे हैं, वो किसके बराबर होगी बच्चों, आर नोट बाई 2 के बराबर होगी, क्योंकि ये बात हो रही है किसकी, हाफ लाइफ की बात हो रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आया है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log आर नोट डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं ये सारी वैल्यू जो कि मेरे पास ऊपर रखी है, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, ऑन पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और सारी वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं। अगर मैं सारी वैल्यूज के अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, मेरे पास बच्चों बनकर आ जाएगा इसमें a इक्वल टू 2.303, टी की जगह आ जाएगा टी हाफ, और यहाँ पर लोग आर नोट मेरे पास सेम रहेगा, और आर की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, आर नोट बाई 2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर नोट और 2 ऊपर चला जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बनकर आया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, और यहाँ पर मेरे पास बचा है log 2। log 2 की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 0.3011। टी हाफ को उठाकर इधर ले आएंगे तो फॉर्मूला आ गया टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और log 2 की वैल्यू आ गई 0.3011। जैसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के। और ये है बच्चों इन हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर आपको एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि जो हाफ लाइफ है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर की तरह यहाँ पर कहीं भी आपको आर नोट दिखाई नहीं देगा, तो इसी वजह से आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर हम लिख रहे हैं हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent on the initial concentration of the reactant, initial concentration of the reactant। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना इसको, सीख है ना, सही से इसको याद कर लेना, कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में, इसके बाद आता है हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। यानी कि अब हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो भी हमने निकाली है वो लिक्विड फेज के लिए थी, अब हम इसको निकालेंगे किसके लिए? गैसियस फेज के लिए। पहले सब बच्चे मुझे बता देंगे, क्या आपको यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई है वो सबको समझ में आ गई है क्या? जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे यहाँ तक। जितना टॉपिक आपको समझ में आता रहेगा उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे कि ओके सर यहाँ तक हमें समझ में सब कुछ आ गया है। अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन की। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है उसमें आप क्या करेंगे, उसकी जगह पर हम यूज करेंगे किसका? प्रेशर का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या कहा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, बात को समझना ध्यान से मेरी। अब जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालूंगा गैसियस फेज के लिए, तो यहां पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक रिएक्शन को मानकर चलना है। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लेता हूं यहां पर, लेट, है ना, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार। यहां पर लिखेंगे लेट ए रिएक्शन, इसमें मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए जो कि गैसियस फेज में है, और ये अपने आप को कन्वर्ट करता है बी गैसियस फेज में और सी गैसियस फेज में। यानी कि ए से क्या बनता है? बी और सी प्रोडक्ट बनते हैं जो कि गैसियस फेज में है। अब मैं ये मानकर चलता हूं कि जो ए है मेरे पास, जो मेरे पास ए है, इसका जो इनिशियल प्रेशर है, जो इसका इनिशियल प्रेशर है वो कितना है? इनिशियल प्रेशर कितना है? वो है पी आई। कितना लिखा बच्चों मैंने? पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर। और जो ये इनिशियल प्रेशर है कब है? एट टी इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम पीरियड 0 है तो ये इनिशियल प्रेशर कितना है? पी आई। अब अगर ये इनिशियल प्रेशर पी आई जो है टाइम 0 पर है, तो यानी कि बी और सी अभी भी क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। अभी बी और सी नहीं बनेगा क्योंकि टाइम 0 है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर हम बात करें एट टाइम टी, तो इस टाइम टी पर जो इनिशियल प्रेशर था पी आई, उसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस हुआ, कुछ अमाउंट कम हुआ, प्रेशर में प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ। और मैंने आपको बोला कि जो डिक्रीज हुआ है प्रेशर वो कितना हुआ है? इसमें से वो हुआ है एक्स एटीएम। कितना हुआ बच्चों? एक्स एटीएम। एटीएम माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जितना डिक्रीज होगा उतना ही बी और सी का प्रेशर होगा, तो यानी कि ये भी मेरे पास एक्स एटीएम होगा और ये भी मेरे पास एक्स एटीएम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगर मैं टोटल प्रेशर कैलकुलेट करूं, अगर मैं रिएक्शन का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करूं, टोटल प्रेशर का मतलब अगर मुझे निकालना हो इसमें पीटी, क्या निकालना हो बच्चों? पीटी माने टोटल प्रेशर। तो जो मेरे पास यहां पर बचा है एक्स निकालने के बाद उसको लिखेंगे, प्लस जितना प्रेशर यहां पर है बी और सी का, इनको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए मुझे इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, जो कि आएगी पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म होगा तो मेरे पास क्या बचेगा? पी टी इक्वल टू पी आई माइनस एक्स। इतना बचा बच्चों? पी आई माइनस एक्स, सॉरी पी आई प्लस एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि माइनस प्लस कट गए तो क्या बचा? पी आई प्लस एक्स बचा।
अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, pt माइनस पी आई। यहां तक समझ में आ गया कि हमने यहां तक x की वैल्यू फाइंड करी है। अब जो ए रिएक्टेंट है, जो ए रिएक्टेंट है, अगर मैं इसके प्रेशर को, अगर मैं इसके प्रेशर को लेट कर लूं, अगर मैं इसको बोल दूं इनिशियल इनिशियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट, जो कि कितना है, मैं इसको मान लू पी ए, कितना मान लो बच्चों, पी ए। तो पी ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों इनिशियली, पी आई माइनस एक्स के बराबर थी। किसके बराबर थी, पी आई माइनस एक्स के बराबर थी। अब ये मेरे पास जो है किसकी वैल्यू आ गई, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। अब x कितना है, पी टी माइनस पी आई। तो क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ उसकी जगह पर, तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास पी आई माइनस, और x की वैल्यू कितनी है, पी टी माइनस पी आई, पी टी माइनस पी आई। पी टी मतलब टोटल प्रेशर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन कैसे आ जाएंगे बच्चों, प्लस के आ जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास, सॉरी 1 मिनट रुकेंगे, साइन माइनस का है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी टी आ गया, और माइनस माइनस हो गए प्लस, और यहाँ पर भी पी आई है। एक पी आई ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए बच्चों, 2 पी आई। कितने हो गए बच्चों, 2 पी आई। तो यहां पर आ गया मेरे पास 2 पी आई माइनस पी टी, जो कि ए का प्रेशर है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सब। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लिखूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग, और यहां पर क्या आता था, आर नोट अपॉन आर, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। जो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि जो इनिशियल प्रेशर है मेरे पास, किसका, इनिशियल प्रेशर मेरे पास ए का, वो कितना था बच्चों, टाइम जीरो पर पी आई था। कितना था, पी आई। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इनिशियल प्रेशर क्या, पी आई। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो प्रेशर रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होने के बाद जो पी ए की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 2 पी आई माइनस पी टी। तो मैं इसको रखूंगा यहां पर, और ये आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो इसको भी आपको सब बच्चों को याद कर लेना है। पी आई का मतलब इनिशियल प्रेशर, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। ठीक है, ये आपके पास आ गई फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम। स्यूडो जो शब्द है यहाँ पर, स्यूडो का मतलब होता है फेक, फेक यानी नकली, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे इसको। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रिएक्शन की, एक ऐसी रिएक्शन की जो देखने में आपको हायर ऑर्डर लगती है, कि वो हाई ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, या उसके अलावा कोई हायर ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन असल में वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, A reaction is said to be pseudo first order reaction। किसी ऐसी रिएक्शन को हम pseudo first order reaction बोलते हैं जिसमें which is actually जो है हायर ऑर्डर, यानी कि वो देखने में हायर ऑर्डर है, मतलब हायर ऑर्डर रिएक्शन है, बट appears to be फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इन लार्ज एक्सेस एंड रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं उसमें से कोई एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है। किसमें होता है, लार्ज अमाउंट में। तो उसको हम जो है हम इस रेट ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करते। तो इससे क्या आता है, वो रिएक्शन हायर ऑर्डर होने की बजाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। इसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक केमिकल है जिसका नाम है यहाँ पर सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला आपके पास है C12H22O11, और सुक्रोज का हमने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, समझना बात को ध्यान से मेरी। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर इन, और H पॉजिटिव की प्रेजेंस। जैसे ही सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होगा वो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, माने आपके पास बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज।
अब आप कहोगे सर फॉर्मूला तो सेम है, नाम अलग अलग लिखे हैं। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, इसलिए इनका नाम ग्लूकोज है, उसका नाम फ्रक्टोज है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आता है तो इसमें कीटोनिक ग्रुप आता है, इसलिए इसका फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको मिला ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बात समझ में आ गई। अब सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा है कि वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, और अभी यहाँ पर हमने देखा कि जो लार्ज एक्सेस में होगा रिएक्टेंट वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी H2O की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और अगर H2O की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल डिपेंड करेगा किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पर। इसी वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, जो कि एक्चुअली में क्या थी, हायर ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको और समझाता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मान लो आपके पास एक केमिकल है जिसका नाम है इथाइल एसीटेट, CH3COO C2H5, इथाइल और एसीटेट। इसका भी आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद आपको दो सब्सटेंस यहाँ पर मिले हैं। पहला आपको मिला है CH3COOH, मतलब कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इसके साथ साथ आपको मिला है इथेनॉल। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जो H2O है वो कितना है, वो एक्सेस अमाउंट में है, तो फिर से क्या होगा, H2O कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, जो कि क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअली में क्या होती है, हायर ऑर्डर होती है, लेकिन असल में वो देखने में क्या लगती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगती है, क्योंकि वहां पर एक रिएक्टेंट एक्सेस और लार्ज अमाउंट में होता है। समझ में आ गई, जो कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट हम मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हमारा थ्योरी का आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके जस्ट बाद ही हम जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सभी पर न्यूमेरिकल्स की जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां तक आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, लेक्चर अभी कोई छोड़ कर नहीं जाएगा, अभी बहुत काम है हमारे पास। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सारे कॉन्सेप्ट पर आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं आज, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कोई रिएक्शन जो है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो बच्चों ऐसे टोटल हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और इनको बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बदल सकता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर से मेरा मतलब है कि वो कंपाउंड कोवेलेंट है या वो कंपाउंड आयनिक है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जो है फास्टर रिएक्शन करते हैं किसके मुकाबले, कोवेलेंट कंपाउंड के मुकाबले। जो आयनिक कंपाउंड है उनमें रिएक्शन तेज होती है किसके मुकाबले, कोवेलेंट कंपाउंड के मुकाबले। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि जो HCl है वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा जिंक के साथ में इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। समझ में आ गई क्या बात। दूसरा फैक्टर आता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होगा, रिएक्टेंट के जो आयंस है वो ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे। मान लो एक रूम में 10 लोगों की जगह है, लेकिन मैं उसमें 20 लोग भर रहा हूं, तो क्या होगा, उनके बीच में कोलिजन होगा, टकराव होगा, और उस टकराव से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बोली है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि कोलिजन बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता है। और वहीं पर अगर मेरे पास कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसमें अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से भी क्या होता है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। वही चीज हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर तो नॉर्मल सी बात है बच्चों,
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि जो रिएक्टेंट है मेरे पास उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ज्यादातर पार्टिकल टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर हो जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी। सर हमें तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता, बहुत सिंपल समझाता हूँ। मान लो कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 पार्टिकल्स हैं, और वो 100 पार्टिकल्स जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि रिएक्शन शुरू हो जाएगी। और मैं उस रिएक्शन में टेम्परेचर दिए जा रहा हूँ, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचेगा तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई, यानी कि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गई, उस एनर्जी के बराबर हो गई जिस एनर्जी पर रिएक्शन स्टार्ट होनी थी। तो यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो पार्टिकल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का तो बराबर होगी या उनसे ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। समझ आ गई बात। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों प्रेशर। अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिकल्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कंसंट्रेशन से कोलिजन बढ़ेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यानी कि वही सेम बात जो हमने सेकंड पॉइंट में समझी है वही यहाँ पर आ गई प्रेशर को बढ़ाने पर। इसके बाद आता है नंबर 5 फैक्टर, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए काम आता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कि जो कैटलिस्ट है वो एक अल्टरनेट पाथ बताता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। मान लो आपके घर पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग रास्ता है। तो आप अगर शॉर्टकट से जाएंगे तो आपकी एनर्जी बचेगी, लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते से घूमकर जाएंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को पूरा करने का शॉर्टकट बताता है ना। तो अगर आप शॉर्टकट पे जाएंगे तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम क्या है, किसी रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ सजेस्ट करना जिससे कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वैसे ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन माने सनलाइट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, जितनी भी रेडिएशन होती हैं उनका भी काम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बदलने में आता है। अब बदलती कैसे है, तो याद रखना बच्चों, अगर रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं तो रेडिएशन माने टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है, पार्टिकल्स के बीच का कोलिजन बढ़ेगा। और रेडिएशन का जो फैक्टर है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन रिएक्शंस के लिए केवल जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकती हैं, उन रिएक्शंस के लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर उनका रेट ऑफ रिएक्शन आपको बढ़ाना है तो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये टोटल 6 फैक्टर्स थे जिसमें आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। समझ में ऐसा बच्चों को मुझे लगता है यहाँ तक आ गया होगा। ये हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक थे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। अब मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों लेकर आया हूँ। सबसे पहले मुझे एक बार यहाँ तक बता देंगे कि सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया, थम्स अप कर देंगे मुझे तो कमेंट्स में, या ओके लिख देंगे कि यहाँ तक सर हमने बिल्कुल सही बिल्कुल सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद हम सवालों की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितना है, वो 60 सेकेंड इनवर्स है। अब जैसे ही आप सेकेंड इनवर्स पढ़ेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप बिल्कुल उसमें पहचान सकते हैं उसको यूनिट से भी। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ उसका। और सवाल मुझे क्या कह रहा है, सवाल मुझे ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू 60 सेकेंड इनवर्स है तो बताइए हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16। अब रिएक्शन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन
अगर मैं उसको आर नोट मान लूं, कितना मान लूं बच्चों, आर नोट, तो उसने कहा है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है मतलब जो आर है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना है, 1/16, यानी कि 1/16 ऑफ आर नोट, ये सवाल ने कहा है। और रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लिखेंगे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे बच्चों जरा याद करो, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको याद आ जाएगा कि सर आपने बताया था कि K जो है वो जो रेट कांस्टेंट है उसको बराबर होता है किसके, 2.303 बाई टी इंटू लॉग आर नोट बाई आर। हम सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर सकते हैं। आपके पास टी आपको निकालना है, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू लोग आर नोट की जगह आर नोट ही आएगा, और आर की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, आर नोट बाई 16, आर नोट बाई 60, यानी कि 16 ऊपर चला जाएगा। आर नोट से हमने आर नोट कैंसिल किया, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इनटू आ जाएगा log 16, कितना आ जाएगा बच्चों, log 16। अब log 16 की आपको वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। जैसे ही आप log 16 निकालेंगे तो मैं इसका तरीका आपको समझाता हूँ कि करना कैसे है। क्या मैं log 16 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, या मैं 2 की पावर 4, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ ना, मैं इसको और छोटी वैल्यू बनाता हूँ। क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मतलब 16। अब मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें लोग ए की पावर बी होगी, तो पावर हमेशा पहले आ जाती है और इनटू में आ जाएगा log ए। तो यहाँ पर भी सेम कहानी रिपीट होगी, तो यहाँ पर भी जो सेम कहानी रिपीट होगी बच्चों, उसमें आपको ध्यान रखना है कि t इक्वल टू कितना आएगा, 2.303 इंटू 60, 4 आ जाएगा बाहर और इनटू में आ जाएगा log 2। अब मेरे बच्चों log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है कितना, log 2 की वैल्यू होती है 0.3011, ठीक है। अच्छा 4 से हम 60 कट कर सकते हैं कि, बिल्कुल कट कर सकते हैं, तो 15 से इसको हम कट कर देंगे, तो वैल्यू आ गई आपके पास 2.303 इंटू 0.3011 डिवाइडेड बाई 15, और जैसे ही मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, वो कितना आएगा, 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि जो टाइम पीरियड आया है वो कितना आ गया, 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड आया है। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, बाकी आपको खुद इसको सोल्व करना है। रिएक्शन वही सेम फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है, मैं यहां पर लिख कर छोड़ देता हूं उसको। रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.15 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास कितना है, मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है 5 ग्राम, और जो मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना है बच्चों, 3 ग्राम। कितना है बच्चों, 3 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी log आर नोट डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, मुझे टाइम पीरियड निकालना है इसमें से, तो क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के log आर नोट अपॉन आर। मैं आपको वैल्यू पुट करके दे देता हूं फटाफट से, फिर इसके बाद आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, खुद से आपको सोल्व करना है। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 2.303 अपॉन, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3,
log 5/3, 5/3। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, log 5/3 सोल्व कैसे होगा। तो बच्चों जब भी कभी log में a/b आता है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या फॉर्मूला होता है इसका, log a माइनस log b। ठीक है, अच्छा log 5 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो log 5 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.6, 0.6 रख लेना इसको। और अगर हम बात करेंगे log 3 की, तो log 3 बच्चों किसके बराबर होगा, 0.4 के बराबर होगा। और आपका आंसर, आप इसको चाहे आगे भी रख सकते हैं ना, अगर मान लो इसको हम log 5 को रख रहे हैं तो 0.6511, 3 को रख रहे हैं तो 0.4121 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है 4121, ये वैल्यू आपको पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना, जिसमें आपको टाइम निकालना है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है SOCl2 के डिकम्पोजिशन में टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट, यानी कि एक रिएक्शन के को आधा पूरा होने में, यानी कि हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 60 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि रिएक्शन अभी फिलहाल आधी पूरी हुई है, तो जो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मिनट आ गई। रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बड़ी अच्छी बात है भाई। हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो जरा मेरे बच्चों याद करो, हमने एक फॉर्मूला निकाला था हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि क्या फॉर्मूला था, बच्चों, 0.693 बाई टी हाफ। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं 0.693 और टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 60 मिनट है। क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड इनवर्स में। इतना सा काम आपको खुद से करना है, केवल आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर से फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर मैं इतने सवाल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पर ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सवाल पढ़ेंगे जरा एक बार और फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। चलिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको क्या करना है, आपको शो करना है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, कि किसी रिएक्शन के 99% पूरा होने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय उस रिएक्शन के 90% पूरा होने में लगता है। ये आपको प्रूव करके लाना है। मैं आपको अभी हिंट नहीं दूंगा इसमें कुछ भी, केवल हम तरीके से इसको सोल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल में क्या कहा गया है, मान लो हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सॉल्यूशन देखते हैं जरा ध्यान से इसका। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसने कहा है कि अगर मान लो हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि आर नोट है, अगर हम उसको मान लें कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, कितनी है बच्चों, 100 है। ठीक है, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो उसने कहा है कि एक रिएक्शन है जो कि 99% पूरी हो चुकी है। अगर पूरी हो गई है तो अब बची कितनी है, तो 100 माइनस 99 माने अब केवल कितनी बची है, 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R नोट बाई R। ना मेरे पास में K की वैल्यू है ना मेरे पास में T की वैल्यू है, तो इनको हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर R नोट 100 है और R की वैल्यू 1 है, तो 1 का कोई इसमें खास यूज नहीं है। और log 100 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 2 होती है, जितनी जीरो आएंगी उतनी वैल्यू आएंगी। 1000 की 3 होती है, 10,000 की 4 हो जाएगी, log 10 की 1 होती है, तो log 100 की कितनी होगी बच्चों, 2 वैल्यू होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 2 6,
0 3 2 6 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 2 2 4, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास आ गई। या मल्टीप्लाई भी अगर आप नहीं करते हैं तो मैं इसको देखना, मैं इसको सिंपल रख देता हूँ, है ना, ऐसे ही रख देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे रख लेते हैं 2.303 अपॉन 2, और लोग 100 की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, है ना। अब बात करते हैं 90% के लिए। अब 90% के लिए आपको ध्यान रखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रही होगी, लेकिन जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो आर की वैल्यू कितना होगी बच्चों, 100 माइनस 90 मतलब 10, ठीक है, 10 बचा हुआ अभी आपके पास, वो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर तो कितना आएगा 2.303 अपॉन टी। लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल कितनी है 10, 10 से एक जीरो खत्म हुआ, log 10 बचा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को हम रखेंगे नहीं तो कितना आ गया 2.303 अपॉन टी आ गया, ठीक है। चाहे तो मैं एक स्टेप इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आपके पास यहाँ से जो k की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 अपॉन टी, और t किसके लिए 90% के लिए, यहाँ पर जो t था वो किसके लिए था 99% के लिए, ठीक है। अब यहां से अगली बात, यहां से अगर मैं t 99% निकाल लूं तो कितना आ रहा है बच्चों 2.303 अपॉन k इंटू 2, ठीक है। और यहां से अगर मैं t 90% निकाल लूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 2.303 अपॉन टी, ठीक है। अब मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो t 90% की वैल्यू कितनी है 2.303 अपॉन टी, ठीक है, सॉरी टी मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको k लिखेंगे, ये आएगा k। तो यहाँ पर भी सेम बात है, क्या मैं इस वैल्यू की जगह पर t 90 रख दूं तो मेरे पास ओवरऑल क्या बनकर आ जाएगा, मेरे पास क्या बनकर आएगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूं, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो t 99% इक्वल टू आ जाएगा t 90% इंटू 2, यानी कि जो 99% रिएक्शन पूरा होने में समय लगता है उसका दुगना समय जो है वो 90% रिएक्शन को पूरा होने में लगता है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। क्वेश्चन पर लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं आपको फटाफट से वैल्यू पुट करके देता हूँ, खुद से आपको सोल्व करना है। एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, इसको पूरा होने में कितना समय लगता है 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन आपको निकालनी है टी हाफ। लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको पहले क्या करना है, इसमें टाइम लिख लेना है। टाइम आपको दिया है 40 मिनट। अगर हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की, इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों आर नोट रही होगी, क्या मैं आर नोट को 100 मान लूं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात हुई तो आपको इजी लगेगा ये। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 30% वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो आपके पास बची कितनी है 70, ठीक है, ये फाइनल हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log आर नॉट बाई आर, वैल्यू रखते हैं इसमें 2.303, टाइम है आपके पास 40 मिनट्स का, log आर नोट आपके पास 100 है, और ये आपके पास आया है 70, यानी कि यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद आपके पास बचा 10/7, और log a अपॉन b की जो वैल्यू बच्चों होती है वो क्या होती है बच्चों, log a माइनस log b। समझ आ गई बात यहां तक आपको, ठीक है। अब log a मेरे पास में 10 है, log a की वैल्यू कितनी है वो 10 है, 10 मतलब 1, log 10 की वैल्यू 1 हो गई,
और log 7 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0.8। तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा है यहां पर 0.2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से पॉइंट कटा, नीचे 10 आ गया, यहां से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 20 आ जाएगा। और k मेरे पास कितना है बच्चों 2.303, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ठीक है 200। तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ से k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी किसमें, सेकंड इनवर्स में, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन है मेरे पास, रिएक्शन है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर। जैसे मैं यहाँ से k कैलकुलेट कर लूंगा, k को कैलकुलेट करने के बाद मुझे निकालनी है हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 0.693 अपॉन के, किसके लिए होता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। जैसे आप k निकालेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, और t हाफ की वैल्यू आपको निकाल लेनी है किसमें, सेकंड में निकाल लेनी है। क्या आप इतना काम कर लेंगे, डिवाइड करना, वैल्यू आएगी, वैल्यू को यहाँ पुट करना, t हाफ आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, यहाँ पर मुझे निकालना है रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर याद रखना है आपको, सवाल को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन नहीं बल्कि प्रेशर दिया गया है। और प्रेशर में क्या कहा गया इसने कि एक रिएक्शन है और इसमें आपको कुछ अलग अलग वैल्यू दे रखी है और आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन की, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 pi माइनस pt। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब मैं इसमें वैल्यू अगर पुट करूं फटाफट से क्वेश्चन से देखकर, तो टाइम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइम हम जीरो तो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम टाइम रखेंगे सबसे पहले कितना 360 सेकेंड्स। कितना रखेंगे बच्चों 360 सेकेंड्स। इसके बाद जो इनिशियल प्रेशर था 0 सेकेंड पर वो कितना है 35, तो मैंने 35 रखा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 35, और जो फाइनल प्रेशर है पीटी वो कितना है यहाँ पर 360 सेकेंड पर कितना है बच्चों 54, तो यहाँ पर आ गया 54। के की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो मेरे पास आ जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई 360 log 35, और यहाँ पर आ गया बच्चों 70 माइनस 54। तो के आपके पास आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू log 35, और अगर हम 70 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6, और 6 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 1। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं इसको आप। तो डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, आप डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप लिख लेंगे यहाँ पर सबसे पहली बात तो। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक बार इसको, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको। k इक्वल टू 2.303 अपॉन 360, और यहाँ पर इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 टू जा 32। मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, एक मिनट। 16 टू 32 मेरे पास बचा है 3 पॉइंट लगाकर आगे 0, 16 1 16, तो लगभग 2.1 के आसपास मेरे पास आ रहा है, तो log 2.1 ये आ गया। अब log 2.1 मेरे पास आया है, तो बच्चों log 2 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी 0.3011। अब मेरे पास आया है 2.1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर रख लूंगा 0.34। ठीक है, तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, और जो k आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा बच्चों 2.175 इंटू 10 टू द पावर -1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सॉरी, -1 नहीं आएगा, ये -3 आएगा, ये सोल्व करने के बाद आएगा बच्चों उसको। तो हमने 360 सेकेंड पर इसको फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे मैंने 360 सेकेंड पर फाइंड आउट किया है, वैसे ही मुझे निकालना पड़ेगा ये 720 सेकेंड पर। तो वापस से आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है सेम,
ये आ जाएगा k इक्वल टू 2.303। अब मेरे पास जो टाइम है वो कितना है, वो 720 है, 720 रखा। यहाँ पर लोग पी आई मतलब वही सेम 35 और अपॉन 2 × 35 भी सेम रहेगा। जो पी टी की वैल्यू अब मेरे पास वो कितनी है, 63 है। कितनी है बच्चों, 63। तो याद रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा के 2.303 अपॉन 720 लोग 35। यहाँ पर आएगा 70, 70 में 63 माइनस करेंगे तो बचा 7, 7 5 जो 35, तो मेरे पास आ गया लोग 5। और लोग 5 की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी होती है, 0.65 होती है। तो k हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, और जो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों वो आएगी यहाँ से 2.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो मेरे पास बच्चों k की दो वैल्यूज आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू ऑफ k। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ k। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दूंगा। इस वाली को 2.17 10⁻³ को ऐड कर देंगे 2.2 10⁻³ से, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो मेरे पास जो k की एवरेज वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करने के बाद और इसको जब डिवाइड करेंगे तो पावर कॉमन आ जाएगी। यहाँ से 2.17 को 2.2 के साथ प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2.20 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, याद कर ध्यान से इसको देख लेंगे। सबसे पहले आपको इस वाली कंडीशन के लिए निकालना है रेट कांस्टेंट, फिर आपको 720 सेकेंड पर निकालना है, और फिर लास्ट में आकर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। सवाल है SOCl2 का डिकम्पोजिशन हुआ, SO2 और Cl2 गैस मुझे मिली है। यहाँ पर भी प्रेशर की बात हुई है, सेम क्वेश्चन है लगभग। मैं आपको समझा देता हूँ उसको ध्यान से। सबसे पहली बात, हम फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log PI अपॉन 2PI माइनस PT। अब मुझे जो है रेट कांस्टेंट पता करना है। टाइम मैं 0 पुट नहीं कर सकता इसके अंदर, तो मुझे टाइम क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 100 सेकेंड, यानी कि ये रखना पड़ेगा। लोग इनिशियल प्रेशर कितना है, 0.5 है। यहां पर क्या जाएगा, 2 × 0.5 माइनस PT कितना है बच्चों, 0.6 है, यहां पर रख लिया। वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइडेड बाई 100 लोग 0.5, 2 × 0.5 1 हो जाएगा, और माइनस क्या करना है इसमें से आपको 0.6 माइनस करना है, तो कितना बचा 0.4। तो ये आ गया मेरे पास लोग 0.5 अपॉन 0.4। पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ तो लोग 5/4 आ गया। अब लोग 5/4 यानी कि लोग A अपॉन B मेरे पास आ गया है। तो बच्चों जरा मुझे बताओ कि 2.303/100 और यहां पर क्या बनेगा, लोग A माइनस लोग B, यानी कि लोग 5 माइनस लोग 4। वैल्यू पुट कर ले बच्चों उसके अंदर, तो वैल्यू कितनी होगी, लोग 5 की वैल्यू 0.65, लोग 4 की वैल्यू 0.60। तो मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.05। कितना आ जाएगा, 0.05। और ओवरऑल जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी k की, वो आ जाएगी बच्चों मेरे पास कितनी, 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा कुछ और भी आपको दिया गया है, और वो क्या कहा गया है
कि आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन तब भी कैलकुलेट करना है जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.65 एटीएम हो, 0.65 एटीएम। तो पहले हमने किस पर निकाला, 0.6 एटीएम पर निकाला। अब कैलकुलेट करेंगे 0.65 एटीएम पर। किस पे कैलकुलेट करेंगे, 0.65 एटीएम पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल प्रेशर लिख लेना है। तो टोटल प्रेशर कितना है, 0.65 एटीएम। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं अगर इसको लिख दूं, पीटी को मैं लिख दूं पी नॉट प्लस पी, तो पी नॉट प्लस पी की वैल्यू कितनी है, 0.65 एटीएम, 0.65 एटीएम। अगर मुझे यहां से केवल पी कैलकुलेट करना हो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.65 माइनस पी नॉट। अच्छा, पी नोट की वैल्यू क्या थी, यानी कि इनिशियल क्या था, 0.5 था, तो मैंने 0.50 रखा। तो मेरे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.15 एटीएम आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया क्या, जरा मुझे जल्दी से बता देंगे एक बार। अब इसके बाद मुझे बच्चों कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ पर प्रेशर ऑफ SO2Cl2, प्रेशर ऑफ SO2Cl2, जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा किसके, P नॉट माइनस पी के। P नॉट की वैल्यू 0.50 है, P मेरे पास 0.15 है, तो कितना आ गया टोटल, 0.35 एटीएम। अब मेरे पास प्रेशर आ चुका है किसका, 0.35 एटीएम किसका, SO2Cl2 का। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हम किसका निकालने जा रहे हैं, SO2Cl2 का निकाल रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों किसके बराबर होता है, रेट लो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट इनटू, अगर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन, और अगर प्रेशर की बात है तो यहाँ पर हम रखेंगे फिर प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अगर रेट कांस्टेंट की बात आई तो रेट कांस्टेंट कितना आया था, 2.23 10⁻³ और जो प्रेशर आया वो कितना है, 0.35 एटीएम। तो यहां पर रखा, तो जो SO2Cl2 का मेरे पास ओवरऑल प्रेशर आएगा वो आ जाएगा बच्चों 7.8 इंटू 10⁻⁴ एटीएम इनवर्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 7.8 इंटू 10⁻⁴ एटीएम इनवर्स। एटीएम इनवर्स को लिखा क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं और वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहां तक सवाल पूरा हो गया, समझ में आए सब बच्चों को बात। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, ये भी मैं, ध्यान से समझना आपको। सवाल ने कहा है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितनी है, 1 मोल है जब टाइम 0 था। यानी कि जब टाइम 0 है तो जो R नोट है मेरे पास वो कितना है बच्चों, वो है मेरे पास 1 मोल। कितना है बच्चों, 1 मोल लीटर इनवर्स। और टाइम जब मेरे पास 60 सेकंड था, कितना था बच्चों, 60 सेकंड था, तब जो R की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 0.40 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है सबसे पहले। तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है R नोट माइनस R अपॉन टी। R नोट की वैल्यू 1, R की वैल्यू मेरे पास 0.4 और टाइम कितना है बच्चों, 60 सेकंड। कितना है, 60 सेकंड। के आ जाएगा मेरे पास, यहां से जरा मुझे बताना के कितना आएगा बच्चों, 0.6 अपॉन 60। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया मेरे पास में, और 10 यानी कि 10 जीरो कितना हो गया, 100, तो मैं 6 को अलग कर लूंगा, 6/6 1 हो गया। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर कितना आएगा के का, ये आ जाएगा मेरे पास में कितना बच्चों, 10⁻⁻², 10⁻⁻²। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वैल्यू आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में रेट कांस्टेंट सबसे पहले। फिर उसने कहा कि बताइए
कंसंट्रेशन कितनी होगी 150 सेकंड पर। तो हम 150 की बजाय सबसे पहले 100 सेकंड की बात कर लेते हैं। भाई 60 सेकंड पर तो 0.40 रह गई थी वो। तो अगर मान लो 100 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 100 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 100 सेकंड पर कितना हो जाएगा ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा। तो यहां से हम फॉर्मूले से निकाल देंगे उसको, मुझे आर कैलकुलेट करना है। और अगर मुझे आर कैलकुलेट करना है तो ये किसके बराबर होगा, आर इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास k इंटू टी। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले पूरा, मैं आपको डेराइव करके दिखा देता हूँ अच्छे से इसको। ये है आर नोट माइनस आर इक्वल टू k इंटू टी। और अगर मुझे केवल आर निकालना है तो मुझे इस वैल्यू को उठाकर इधर लाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, आर नोट प्लस के टी, या आर नोट माइनस के टी है ना, आर नोट माइनस के इंटू टी। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं किसके लिए, एट 100 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आर निकालता हूं तो आर नोट कितना है मेरे पास, आर नोट मेरे पास कितना था बच्चों 1, आर नोट था मेरे पास 1। के मैंने कितना निकाला 10 की पावर -2 यानी कि 0.01। और टाइम कितना है 100 सेकेंड है, कितना है 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगा मेरे पास 1। और पॉइंट से मैं हटाऊंगा तो 100 खत्म हो गया, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 0 आ जाएगा। तो अगर मान लो 100 सेकेंड पर ही 100 सेकेंड पर ही कंसंट्रेशन 0 हो जाती है, तो फिर 150 पर तो नेगेटिव आएगी। भाई 150 सेकेंड पर तो नेगेटिव आ जाएगी, और कंसंट्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो टी 150 यानी कि टी 150 जो है, या मैं यहां पर एक से लिख देता हूं उसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant at 150 second cannot be find क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 100 सेकेंड पर ही 0 हो गई है, तो 150 पर तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं यहां पर एक लाइन और लिख सकता हूं, एट, या ऐसे लिखेंगे, बिकॉज एट t equal to 150 second concentration will be negative, concentration will be negative, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। हमने पहले 100 पे निकाला, 100 पे आ गई 0, तो 150 पर तो नेगेटिव आ जाएगी ना, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव माना है। यहाँ पर इसको नॉट डिफाइंड बोल देंगे कि भाई कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकती इसमें। अब बात करते हैं द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन टू बिकम 1.010, यानी कि फिर से आपको ये सेम फॉर्मूला रखना है। यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास आर इक्वल टू आर नोट माइनस के इंटू टी। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, सवाल में देखो क्या बोला है इसने, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन टू बिकम 0.10, यानी कंसेंट्रेशन जो है वो 0.10 कब बन जाएगी, आर नोट की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0.01, टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। इस वैल्यू को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 इंटू टी, और 1 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 0.01 को। तो टी मुझे कैलकुलेट करना है 1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं दोनों के साथ में इसको ले लूं तो यहां पर आ जाएगा 1.0.01 और माइनस 0.01 अपॉन 0.01। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 चली गई यानी कि 100 आ गया। इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया। तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे पास कितना आ जाएगा टाइम, मेरे पास आ जाएगा
99 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा बच्चों? 99 सेकेंड्स आ जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, या मुझे लग रहा है लगभग लगभग सही होगा, मुझे लगता है सही होगा बिल्कुल ये। मैं यहाँ पर एक बार और देख लेता हूँ उसको, है ना। ये 0.01 है, मुझे 1 में से इसको माइनस करना है, तो ये आ गया 10/19, यहाँ पर 9 ही आ जाएगा, तो 0.99 पॉइंट से पॉइंट, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है एकदम। तो यहाँ तक मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले से आपको ध्यान रखनी है कि अगर वीडियो आप एक बार में कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं, तो इसको आप पहले क्या करें, पहले थ्योरी कवर करें। थ्योरी कवर करने के बाद आप नेक्स्ट डे जो है सारे फॉर्मूले याद करके तब बाकी की वीडियो देखें, तो आप उसके बाद न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर पाएंगे भी और समझ भी पाएंगे उनको। ठीक है, अब आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके इसका। आपके ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक और अच्छी बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।